हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की कार्यपत्रक नंबर 9 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं बच्चों। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको तारीख लिखनी है 23 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक शासन होता है और यहाँ की जो शासन पद्धति है वो संसदीय शासन पद्धति है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। बच्चों, 18 वर्ष की उम्र हमारे भारत देश में वोट डालने के लिए तय की गई है। तो जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं वो उन सभी को वोट डालने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। वयस्क मताधिकार बच्चों उसे ही कहते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। जिन्होंने हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था बच्चों, उन सभी का ऐसा मानना था कि जो वयस्क मताधिकार है, मतलब जो भी 18 वर्ष के व्यक्ति हैं, उन सभी को अगर वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे हमारे देश में लोकतांत्रिक सोच बढ़ेगी और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। और इसके अलावा जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो फर्क है वो सभी बेड़ियां भी तोड़ी जा सकती हैं, उस सभी फर्क को भी समाप्त किया जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद भी रखना है और समझना भी है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका का होना, ये क्या कहलाता है? सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मतलब सभी का, ठीक है। मताधिकार मतलब मत का प्रयोग करना, अपने अधिकार का प्रयोग करना, वोट डालना। तो अगर जो भी हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उनके चुनाव में हम सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। वही क्या है? वही हमारी सीधी भूमिका है, मत डालना मतलब वोट डालना। और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सभी प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतलब वो उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जनता अगर कोई प्रश्न करती है तो उसका उत्तर उन्हें देना ही होता है। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। जो संसदीय शासन पद्धति है बच्चों, फिर वो संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है, क्योंकि जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको संसदीय शासन पद्धति समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे शक्तियों का बंटवारा। तो देखिए, शक्तियों का बंटवारा, राज्य के 3 अंग होते हैं। ठीक है बच्चों, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। अब जो शक्तियों का बंटवारा है इन तीनों में बराबरी रूप से किया गया है। अब हम जानेंगे वो कौन कौन सी शक्ति हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो इनको करने होते हैं। तो पहला है विधायिका। विधायिका के बारे में जानेंगे। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। बच्चों, विधायिका में कौन होते हैं? जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानूनों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, विधायिका का मुख्य कार्य क्या हो गया? कानूनों का निर्माण करना। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, कार्यपालिका। कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या हुआ? कानूनों को लागू करवाना। ठीक है बच्चों। इसके बाद थर्ड है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो संस्था न्याय करती है उसे न्यायपालिका कहते हैं।
इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना होता है। तो न्यायपालिका का कार्य क्या हुआ बच्चों? कानून की व्याख्या करना। और बच्चों जो न्यायपालिका होती है, जो व्यक्ति सही तरीके से कानूनों का पालन नहीं करते हैं उनको सजा देने की भी अधिकारिणी होती है। ठीक है बच्चों। तो अब हमने इसमें जाना कि जो शक्तियां हैं वो किस तरह से बटी हुई हैं, तीनों में बराबर बराबर बटी हुई हैं और तीनों की शक्तियां अलग हैं। ठीक है। विधायिका की क्या शक्ति है? विधायिका के पास शक्ति है कि वो कानूनों का निर्माण कर सकती है। कार्यपालिका के पास शक्ति है कि वो कानूनों को लागू करवाती है। और न्यायपालिका के पास शक्ति है कि वो कानूनों की सही प्रकार से व्याख्या कर सकती है। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे राज्य की किसी भी शाखा द्वारा ये जो तीनों शाखाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों शाखाओं के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह प्रावधान भी किया गया। अब बच्चों देखो, इन्हें शक्तियां तो बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, लेकिन ये इन शक्तियों का दुरुपयोग ना कर लें तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए भी ये प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। ठीक है। इन सभी की शक्तियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। शक्तियों के इस प्रकार के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। अंकुश मतलब नियंत्रण रखना। ठीक है। और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। कोई भी किसी से झगड़ा नहीं कर सकता, है ना। कोई भी किसी दूसरे पर जो है कोई दूसरा आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि सभी के कार्य अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो तीनों अंग हैं, इन तीनों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपके लिए क्रियाकलाप दिया गया है, आपको उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझ के उसका उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों, क्रियाकलाप में है मिलान करें। ठीक है, आपको मिलान करना है। तो मिलान करने में देखिए, सबसे पहले है स्तंभ का और स्तंभ खा, का को खा से मैच करना है। आप प्रश्न पढ़ेंगे पहले, भारत में वोट करने के लिए न्यूनतम उम्र। तो बच्चों जो न्यूनतम उम्र है वो अभी हमने कितनी जानी थी? 18 साल। ठीक है, तो ये है पहले का आंसर। ठीक है, मैच हुआ। आप इस तरह से भी मैच कर सकते हैं या नंबरिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। जनता द्वारा चुने जाते हैं। अब जनता द्वारा कौन चुने जाते हैं बच्चों? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है। आज़ादी के लिए संघर्ष, जब आज़ादी के लिए संघर्ष किया गया तो उसे क्या नाम दिया गया? स्वतंत्रता संघर्ष। ये हमारे तीसरे पॉइंट का आंसर है। कानून बनाने वाली संस्था। तो बच्चों कानून बनाने वाली संस्था अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? विधायिका के बारे में। तो कानून बनाने वाली संस्था है विधायिका। कानून को लागू करने वाली संस्था। अब कानून को लागू करने वाली संस्था कौन सी है? जो लागू करवाती है वो है कार्यपालिका। इसके बाद कानूनों की सही व्याख्या और न्याय करने वाली संस्था। कौन सी संस्था है बच्चों? जो सब न्याय करती है और कानूनों की सही व्याख्या करती है वो है न्यायपालिका। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मिलान करे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम वर्कशीट में दिए हुए सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? बच्चों प्रश्न आप वर्कशीट से लिखेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो पहले प्रश्न का आंसर है, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका का होना ही सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। सार्वभौमिक का मतलब है सभी का, मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार, और सीधी भूमिका का मतलब अभी मैंने आपको वर्कशीट में भी समझाया था, मत देना, अपने मत का उचित प्रयोग करना। ठीक है, तो पहले प्रश्न है, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हो? तो देखो, अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका का होना ही सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, आप वर्कशीट से लिखेंगे दूसरा प्रश्न, संसदीय शासन पद्धति के जनता के शासन पद्धति है। जो संसदीय शासन पद्धति है वो जनता की शासन पद्धति है। कैसे? आपको बताना है कि कैसे। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है, संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति होती है क्योंकि जनता चुनावों के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है ना। जनता कैसे चुनती है? चुनावों के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि चुनती है तथा प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं।
प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, राज्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं, इनका क्या महत्व है। तो पहले आपको मुख्य अंगों के नाम बताने हैं, फिर इनका महत्व बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, राज्य के मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका हैं। 3 मुख्य अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों ही अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करवाती है तथा न्यायपालिका कानून की सही व्याख्या करती है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, शक्ति का बंटवारा को स्पष्ट कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि राज्य में जो 3 अंग हैं, तीनों ही अंगों में बराबर बराबर शक्ति का बंटवारा किया जाता है। तो शक्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है, तो उसे हम पढ़ेंगे शक्ति का बंटवारा। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, शक्ति का बंटवारा राज्य के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में किया गया है तथा यह भी प्रावधान किया गया है कि ये शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी, है ना, तथा एक दूसरे को शक्ति दुरुपयोग से रोकेंगी। ठीक है बच्चों, इसीलिए इन तीनों का बहुत ही महत्व है कि ये एक दूसरे को शक्ति के दुरुपयोग करने से भी रोकती हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।